दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और आज जो मैं वीडियो आपको पेश करने वाला हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में बना लिया है। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये समझने को मुझे बहुत बार पढ़ना पड़ा और डीप में जाना पड़ा। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में नहीं आई, लेकिन मोटा मोटा जो है वो समझ में आ गई है कि ये क्या बता रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इसका दवा बनाने के लिए या इलाज बनाने के लिए किस तरह से काम इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सोचकर मुझे एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। और आप कहोगे कि राज, अगर ये मेडिसिन नहीं है तो आपने इसका वीडियो क्यों बनाया है? तो उसका जवाब ये है कि आपको ये बताना है कि दुनिया भर में, विश्व भर में साइंटिस्ट 24 घंटे, हफ्ते के हर 7 दिन और साल के हर 365 डेज जो है, HIV क्योर के लिए रिसर्च करते रहते हैं। और वो HIV वायरस को तरह तरह से वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, और HIV वायरस के हर एक स्टेप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे तो एक और नया ART बन जाए, या हो सकता है कि एक स्टेरलाइजिंग क्योर भी हो जाए। तो ये दर्शाता है ये आर्टिकल जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चाइनीज़ ऑथर्स हैं, एशियन ऑथर्स हैं, और बहुत ही प्रॉमिसिंग है ये रिसर्च। तो इसके बारे में हाई लेवल में कहा जाए तो हमेशा हमारे साइंटिस्ट को ये सवाल रहा है कि HIV लैटेंट क्यों होता है। अपने किसी के भी शरीर में अगर HIV चले जाए तो 100% एक्टिव नहीं रहता, उसमें से कई सारे कॉपीज लेटेंट बन जाते हैं, और वो लेटेंट बन जाते हैं यानी कि ART से उनको मारा नहीं जा सकता। और जब ART बंद कर दो तो लेटेंट से एक्टिव हो जाते हैं और वापस वायरल लोड बढ़ाने लगते हैं। तो हमेशा ये सवाल रहा है कि कुछ वायरस कॉपीज लेटेंट बनते हैं और कुछ लेटेंट नहीं बनते, तो ये क्यों? तो ये बड़ा सवाल है। अगर ये सवाल का जवाब आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल एक दवा बन जाएगी जिससे HIV वायरस लेटेंट नहीं हो सकती। अगर ऐसा दवा बनाए तो भी क्योर नहीं होगा वो, क्योंकि जो लेटेंट ऑलरेडी है वो तो लेटेंट ही रहेगा। तो ये जो रिसर्च अभी क्या करके, ये आज का जो आर्टिकल है ये बताता है कि किस वजह से HIV वायरस लेटेंट हो सकती है और किस वजह से HIV वायरस लेटेंट नहीं होती है। और ये ज्ञान रखते हुए साइंटिस्ट लोग ART में एक नया कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, एक और नया दवा ला सकते हैं, एक या ज़्यादा। और दूसरा शॉक एंड किल मेथड है, जिसमें लेटेंट HIV को जगाया जाता है और वो कॉपीज़ बनाती है, तो उसको फटाफट उसका खात्मा करते हैं। शॉक एंड किल अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। लेकिन लेटेंट HIV जो ऑलरेडी किसी के शरीर में हो, यानी कि वो आपके DNA में ऑलरेडी शामिल हो गई हो, तो उसको निकालने के लिए EBT जैसे कुछ चाहिए, जो जाके उसको कट करके निकाल दे। तो टोटल सोल्यूशन में आज का जो मैं रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो अकेले क्योर नहीं बन सकता। तो जैसे हमारे पुराने पिक्चर्स थे, शोले, उसमें गब्बर सिंह सबसे बड़ा डाकू था और उसको मारने के लिए एक वीरू की ज़रूरत थी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र और एक संजीव कुमार, सब लोगों ने हमला किया, फिर जाके गब्बर को कंट्रोल कर सके। तो उसी तरह से ART, EBT 101, AGT 103, ASC 22 और UB421, सब हीरोज़ को HIV के ऊपर हमला करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ बनेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं यहीं पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, नेचर मैगज़ीन में एक नया आर्टिकल आया है जिससे नई उम्मीद जगती है HIV कंट्रोल की। और इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहा हूँ, और डीप जाना पड़ता है और डीप जाना पड़ता है। तो इसलिए इंग्लिश वाला जो है मैं पहले निकाला, लेकिन हिंदी अनुवाद करते करते टाइम लग गई। फिर मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इसको मुझे अच्छी तरह से खुद समझना पड़ेगा, ताकि मैं
टेलीप्रॉम्प्टर से रीड करने के बदले अपने दिमाग से बता दूं, टेलीप्रॉम्प्टर में सिर्फ ये पॉइंट रखूं जो मुझे टच करना चाहिए, तो वो स्टडी करने को काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन फिर भी एक दिन ही हुए हैं इंग्लिश वर्जन को रिलीज़ करते हुए, तो उम्मीद रखता हूँ कि मैं इसमें कोई गलती नहीं करूँगा। ये आर्टिकल जो है वो मेरे नॉलेज लेवल, आप तो जानते हैं कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरा नॉलेज लेवल जो है, ये आर्टिकल ने इतना बता दिया कि मेरा नॉलेज लेवल जो है एकदम ऊपर ऊपर है, इसमें गहराई नहीं है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो ये सब आर्टिकल का फोकस है एक प्रोटीन के ऊपर जिसका नाम है टैट, TAT। टैट जो है वो HIV-1 का RNA का रेप्लिकेशन करने में बहुत सहायता करता है। अगर टैट ना हो तो रेप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगा। तो टैट का फुल फॉर्म है ट्रांस एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांस एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये है TAT। तो ये जो HIV वायरस का RNA है जो CD4 T सेल के अंदर जाता है, वो एक छोटा RNA होता है। वो सेल में घूमता रहता है देखने के लिए कि RNA पोल 2 नाम के एक हिस्से को ढूंढता है। ये RNA पोल 2 जो है हर एक ह्यूमन सेल में रहता है, और RNA पोल 2 एक एंजाइम है, ये ह्यूमन सेल का न्यूक्लियाई में होता है, और इसका मूल काम है कि DNA को RNA में बदलने का, यानी कि ये जीन एक्सप्रेशन का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA जो घूम रहा है सेल के अंदर, वो अगर अपने ह्यूमन DNA के अंदर शामिल होना चाहता है तो उसको पहले DNA बनना पड़ेगा। DNA में 2 स्ट्रैंड्स होती है, RNA में सिर्फ एक स्ट्रैंड होती है, तो 2 स्ट्रैंड होना चाहिए। तो दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना पड़ता है। तो ये बनाने में हमारा जो RNA पोल 2 है ये मदद करता है। और RNA पोल 2 को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो सिंगल स्ट्रैंड RNA आया हुआ है वो वायरस है का है कि इंसान का है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिंगल स्ट्रैंड RNA मिला तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना देगा, और ये उसका काम है। लेकिन उसके लिए उसे वो जो शॉर्ट RNA है उसको RNA पोल 2 के साथ ऐसे पकड़े रखना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अगर हम बाहर बैठे हैं, होटल में बाहर आउटडोर में बैठे हैं और हमारे टेबल में मेन्यू है। अगर हमें मेन्यू पढ़ना है, हवा चल रही है, तो हमें मेन्यू को पकड़ना पड़ता है या मेन्यू के ऊपर किसी चीज़ को रखना पड़ता है ताकि मेन्यू उड़ न जाए। तो कुछ इसी तरह से टैट का काम है। तो दोस्तों ये टैट जो है ये HIV के अंदर से आता है, और HIV का RNA जो घूम रहा है वो भी HIV वायरस के अंदर से आता है। और ये टैट जो है ये HIV वायरस के अंदर एक जीन है जिसका नाम टैट है, उसका बनाया हुआ प्रोटीन है। वो हमारे सेल का ही इस्तेमाल करके वो जीन में से mRNA आती है और उसमें से टैट प्रोटीन बनती है, और टैट प्रोटीन भी सेल के अंदर घूमते रहती है। वो ये कोशिश करती है कि एक तरफ से मैं RNA पोल 2 को पकड़ लूँ और दूसरी तरफ से मैं HIV का RNA को पकड़ लूँ। और वो HIV का RNA पकड़ने के लिए उसके पास एक टार रीजन है। तो मैं आपको एक अभी तस्वीर बताता हूँ और उसके साथ मैं आपके पास बात करूँगा। अब ये जो तस्वीर है इसमें आप ये देखोगे कि ये जो है ये RNA पोल 2 है, ठीक है। तो RNA पोल 2 जो है उसमें अगर टैट नहीं आया तो टार जो है ये इसके साथ चिपक नहीं सकता, और अगर इसके साथ चिपक नहीं सकता तो हवा में उड़ जाएगा, जैसे हमारा मेन्यू उड़ जाता है। तो कोई काम नहीं होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, RNA पोल 2 बस घूमने लगेगी। लेकिन अगर टैट हो तो टैट जो है वो पिन की तरह ये RNA, ये जो टार है, जो ये टार एलिमेंट जो है HIV RNA का, उसका ये UCU देख रहे हो ना, ये सेक्शन है, यहाँ पर जाके वो जॉइन कर लेता है, और वो जॉइन करके उसको यहाँ पकड़े रखता है ताकि उसका ट्रांसक्रिप्शन करके एक लॉन्ग mRNA बन सकता है, और इस तरह से वायरल रेप्लिकेशन को मदद करता है टैट। और साथ ही साथ हमारे शरीर में और भी प्रोटीन्स बनते हैं। एक प्रोटीन का नाम है PRMT2। PRMT2 का फुल फॉर्म है प्रोटीन एर्गिनाइन मेथिल ट्रांसफरेज 2। प्रोटीन एर्गिनाइन मेथिल ट्रांसफरेज 2।
PRMT2 जो है वो TAT को मेथिलेट करता है। तो मेथिलेट करने का मतलब है वो टैट का गुण बदल देता है, उसका गुण इस तरह से बदल देता है ताकि वो अभी वो हुक नहीं रहा और उसका हुक वाला हिस्सा चला गया समझ लीजिए। तो अब क्या होता है, टैट अगर RNA पोल को भी मिले लेकिन वो जो टार है, टार के साथ वो पकड़ नहीं सकता, वो वायरल RNA को पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या हो जाता है कि वो जो वायरल RNA है वो लेटेंट हो जाती है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, वो घूमते रहती है लेकिन उसका कॉपी नहीं बनता। उसका कॉपी नहीं बनता तो वायरस बनाकर बाहर नहीं छोड़ सकती। तो ये जो चीज़ है ये साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया, ये पेपर में वही बताया गया है कि इस तरह से वायरस जो है सेल के अंदर वो लैटेंट हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर में PRMT2 के अलावा और भी दो प्रोटीन बनते हैं, और इन दो प्रोटीन में एक है NPM1 और दूसरा है AFF4। NPM1 का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफॉस्मिन 1, और AFF4 का मतलब है AF4/FMR2 फैमिली मेम्बर 4। तो अभी ये AF4 FMR2 फैमिली मेम्बर 4 के बारे में मैं अगर स्टडी करने बैठता तो ये वीडियो के लिए और 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए कि AFF4 जो है वो है, लेकिन वो एक चीज़ है, ऐसे समझकर आगे चलते हैं। तो NPM1 जो है वो टैट को न्यूक्लियोलस के अंदर ही रखता है, और AFF4 जो है वो टैट को न्यूक्लियोलस के बाहर जाने को प्रेरित करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाने को। तो NPM1 और PRMT2 दोनों जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं एक ही जगह पर टैट को रखने के लिए, और लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग है। लेकिन टुक में शॉर्ट फॉर्म में बताने जाओ तो AFF4 जो है ये टैट को काफ़ी सहायता देता है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये तीन चीज़ों का, PMRT2 और AFF4 और NPM1, ये लोग का कॉम्बिनेशन जिस तरह से है, कोई सेल में अगर PMRT2 ज़्यादा होगा तो टैट विफल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें दूसरे जो प्रोटीन्स है वो ज़्यादा रहेंगे तो PMRT का असर कम होगा और टैट जो है वो HIV रेप्लिकेशन में मदद कर पाएगा। तो ये जो इनका डायनामिक्स है AFF4, PMRT2 और जो दूसरे प्रोटीन्स मैंने बताए, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है कौन ज़्यादा कम है उसके हिसाब से सेल के अंदर जो वायरल RNA है वो एक्टिव होगा कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा, इसलिए लेटेंट हो जाएगा। ये उसके थ्रू डिटरमाइन हो जाता है। तो अभी हमें ये लगेगा कि चलो हम समझ गए अभी कि कोई भी सेल में HIV वायरस लेटेंट कैसे होता है और एक्टिव कैसे होता है, ये हम समझ गए। तो समझ लीजिए आपका वायरस सब लेटेंट है, आपने ART बंद कर दिया, तो फिर कोई सेल में क्यों एक्टिव हो जाता है? वो सेल में इसलिए एक्टिव हो जाता है क्योंकि उस सेल में PMRT2 की मात्रा कम हो गई और बाकी जो है AFF4 वगैरह वो उसकी मात्रा बढ़ गई, तो उसने हेल्प कर दिया टैट को और वायरस बन के बाहर आने लग गई और नए नए सेल को इन्फेक्ट करने लग गई, तो एक्टिव हो गई। तो आपने ART वापस शुरू किया तो बाहर जो वायरस के कॉपी से सब खत्म हो गए और शरीर के अंदर जो लेटेंट है वो पड़े हैं जैसे जैसे, और जो लेटेंट नहीं है वो वायरस की कॉपी बनाते हैं, लेकिन आर्ट उसको मार देता है हर रोज़, और उसकी वजह से वायरल लोड शरीर में कम रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है, हमें अभी पता चल गया PMRT2 का इतना बड़ा योगदान है, तो क्यों ना हम PMRT का टैबलेट्स बना के दे दे लोगों को कि लोग खा ले PMRT और सब वायरस लेटेंट रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आप अगर PMRT2 खाओगे तो डाइजेशन में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। फिर दूसरा सवाल आता है कि क्यों ना PMRT2 जो है वो बनाने के लिए हम एक mRNA बना दें और शरीर में डाल दें। हो सकता है शायद बना सकते हैं, लेकिन उसका बाकी शरीर में क्या असर होगा ये पता नहीं। तो वो एक तरीका है साइंटिस्ट लोग को देखने के लिए। और आप ऐसे भी बोलोगे कि ये जो टार है उसके लिए क्यों ना हम एक एंटीबॉडी बना दें जो जाके टार को चिपक जाए। तो लेकिन उसमें समस्या ये है कि HIV वायरस जो है वो बहुत म्यूटेट करती है,
उसका एक ही हिस्सा है जो कम से कम म्यूटेट करता है, वो है उसका गैग प्रोटीन। क्योंकि गैग प्रोटीन जो है पूरा वायरस को असेंबल करता है और उसको सेल्स में चिपक के इन्फेक्ट करने को हेल्प करता है। तो गैग प्रोटीन जीन जो है, अगर कोई भी HIV वायरस की कॉपी में गैग प्रोटीन जीन डिफेक्टिव रहा तो वो HIV वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो म्यूटेशन आएगा ही नहीं HIV में। म्यूटेशन तब वेरिएंट बन जाता तब जब वो रेप्लिकेट हो सकता, लेकिन अगर गैग प्रोटीन डिफेक्टिव रहा तो वो कॉपी रेप्लिकेट ही नहीं होगा, इसकी वजह से वेरिएंट बन नहीं सकता। तो गैग प्रोटीन जो है ये सबसे बेहतरीन टारगेट है HIV में। उसको छोड़ के HIV का कोई भी दूसरा हिस्सा देखो तो वो म्यूटेट होते रहता है, तो इसलिए वो करना मुश्किल पड़ेगा। और अगर वो कोशिश करके किया तो भी उसी सीक्वेंस अगर अपने शरीर में कहीं और होगा तो उसको भी परेशानी हो जाएगी, तो ये मुश्किल है। तो ये दो रास्ते तो बंद है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि देखना चाहिए अभी ये डिटेल्स पता चलने के बाद वायरस को हराने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या नया रास्ता निकालते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर टैट को इनवैलिडेट कर दे या टैट को सप्रेस कर दे तो HIV वायरस लेटेंट का लेटेंट ही रहेगा। और अगर कुछ इस तरह से टैट को न्यूट्रलाइज कर सके हम, खास HIV का टैट को न्यूट्रलाइज कर सके हम कि साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो और भी बढ़िया, काफ़ी पावरफुल ड्रग हो सकता है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। अभी साइंटिस्ट का काम है कि ये नॉलेज लेकर आगे जाकर इसका कोई ना कोई उपयोग निकाले HIV को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये थी ये नेचर मैगज़ीन की लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल, और मैंने खास ये आप लोग के लिए इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखिए, लोग पियानो बजाने को सीखते हैं, तो बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी पियानो आती है बजाने को और उनको सिखाने को भी आती है, लेकिन स्टूडेंट को जाके सीखने को कितना टाइम लगता है, राइट? आप गिटार ले लीजिए, गिटार सीखने को टाइम लग जाता है। पेंटिंग आर्ट ले लीजिए, वो भी सीखने को टाइम लग जाता है, राइट? तो ये HIV बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बारे में लोग अभी अभी जानने लगे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग मशीन आ गई है जो DNA को रीड कर सकती है, सीक्वेंस कर सकती है। और हमारे पास CRISPR-Cas9 आ गया है जो जीन को एडिट करने में मदद करता है। हमारे पास जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, नॉलेज बढ़ गई है, और कंप्यूटर में भी ग्राफिक्स कार्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है, और कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। ये सब के सहारे से तेज़ी से आविष्कार हो रहे हैं, तेज़ी से रिसर्च चल रही है HIV पे भी। सो जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज आएगा। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैं बनाया हूँ। अभी मुझे वापस जाके इसे दोबारा स्टडी करना है। शायद 1 महीने के बाद मैं दोबारा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा जब मुझे और भी अच्छी पकड़ आए इस टॉपिक पर। फ़िलहाल मेरी पकड़ जो है बहुत हल्की है, क्योंकि मुझे बार बार रेफरेंस करना पड़ रहा है हर एक एलिमेंट के बारे में, टैट के बारे में, PRM2 MT2 के बारे में और AFF4 के बारे में। तो दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि विश्व भर में साइंटिस्ट जो है तरह तरह से HIV को हराने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी है, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा ही। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हो सके तो आप मेंबर बन जाइए, या हमारे जो HIV के वीडियोस है वो आपके जो सर्कल होंगे उसमें फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें हमारे चैनल को। और इस तरह से हमारी जब सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो हम सिप्ला जैसे कंपनी और दूसरे कंपनी के पास जब अप्रोच करते तो वो हमारे साथ बात करेंगे। और फ़िलहाल तो सिर्फ अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के जेफ गैल्विन जो है वो हमारे साथ बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि HIV के पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, इसलिए वो आते हैं। लेकिन ये बाकी के जो कंपनीज़ हैं जो प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं, उनके साथ हमें अगर बात करना हो तो उनको बहुत सारे लोग दिखने चाहिए चैनल में, ताकि उनको लगे कि ठीक है, हम यहाँ पर आके बात करते हैं, इसका मतलब है बहुत सारे HIV पेशेंट्स को हमारे दवा के बारे में पता चलेगा, तो हमें उतना एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो हम अगर उस संख्या में अगर हमारे मेंबरशिप हो जाए 1.5 लाख 2 लाख,
तो फिर हम सिप्ला या जो भी ऑरोबिंदो जो भी दूसरी कंपनीज़ है, अगर उनके पास जाएंगे तो ज़रूर किसी न किसी को हमारे साथ बात करने के लिए भेजेंगे और आपको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि कैबिनोवा के बारे में अभी हमारे को जेनरिक वर्जन के बारे में बात करने को नहीं मिली है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, तेल अवीव वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, EBT 101 के लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार ही इंतज़ार चालू है, बार बार हम दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपके सहायता की ज़रूरत है। भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं, उसमें से कई लोगों को HIV है और उन लोगों को हमारे चैनल को जान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी सख्त ज़रूरत है। तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से भी हमारा चैनल चल सकता है, लेकिन उसके लिए लोगों ने दूसरों को बताना चाहिए। उम्मीद है कि आप या तो सब्सक्राइब करेंगे या तो आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प कराएंगे। तो जॉइन बटन दबाने ना भूलना। इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।